हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका योगेश शुक्ला बायोलॉजी में और हम हैं योगेश चंद्र शुक्ला। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का एक जबरदस्त अमेजिंग सेशन जिसके ऊपर हमेशा बोर्ड में और नीट में हर जगह सवाल आते हैं। इसके प्यारे कॉन्सेप्ट को हम बोर्ड और नीट मिक्स करके दोनों के हिसाब से पढ़ेंगे ताकि बच्चों के मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं बोर्ड में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो, और नीट में भी इसके ऊपर सारे कॉन्सेप्ट बच्चों से बन जाए, ऐसी हम पूरी कोशिश करेंगे आज के सेशन पे। तो सारे बच्चे फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए आज के सेशन को, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो अंत तक जरूर देखना। याद रखना, आपके छोड़ जाने के, भाग जाने की बहुत सारी मंशाओं के बीच जो टिका हुआ होता है वही टॉपर की दृष्टि में, मतलब मेरी दृष्टि में टॉपर होता है। याद रखना, अगर चीजें आप यहां तक आ गए हो तो आज कुछ सीख कर ही जाओगे और बहुत अमेजिंग चीजें सीख कर जाओगे, यह पक्का वादा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र, जिसके विषय पे मैक्सिमम मेल लोगों को, लड़कों को पता ही नहीं रहता। फीमेल्स भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही होती हैं उन्हें भी इनकी प्रकृति के बारे में नहीं पता होता, और प्रकृति के अनजान होते हुए मैक्सिमम मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे प्रॉब्लम, और इंडिया जैसे देश पे जहां पर बहुत सारे यूट्रस, जो गर्भाशय के कैंसर होते हैं, इन सभी विषयों पे आज हम डिटेल में जानकारी रखेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित होती है। और भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि निषेचन आखिर कैसे होता है, मतलब प्रेगनेंसी कैसे हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के किन दिनों पर प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, और ऐसी बहुत सारे विषयों पे आज हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। तैयार है? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र, और उसके विषय पे हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये कितना बेहतरीन टॉपिक है और इसको हमें कितना डिटेल में पता होना चाहिए, जो बोर्ड में, नीट में हर जगह मदद करे। वीडियो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो सारे बच्चे नोट्स भी बनाते चलना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। डायग्राम तो हम कई बार बना लेते हैं, नोट्स नहीं बना पाते और नोट्स की वजह से दिक्कत होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र क्या चीज है भैया? तो आर्तव चक्र की सबसे पहली बात होती है किन में होता है, किन में होता है। तो ये याद रखना बेटा, ये पाया जाता है मादा प्राइमेट्स में। किसमें पाया जाता है? मादा प्राइमेट्स में। आपको अगर लगता हो कि सिर्फ ये ह्यूमंस में होता है तो नहीं, मादा प्राइमेट्स में होगा। पहली लाइन ये याद रखना कि मादा प्राइमेट्स में होता है। कौन कौन आता है मादा प्राइमेट्स में? बेटा इसमें आ सकते हैं आपके मंकी, ठीक है, अब इसमें आ सकता है, मतलब बंदर वगैरह आ सकते हैं, बंदर है, ठीक है, बंदर है, मनुष्य है, ठीक है, और कपी जिसे अपन मान सकते हैं। ये दो तीन प्रजाति के लोग जो हैं इनमें पाया जाता है, बंदर, मनुष्य और कपी। ये तीन लोगों में मादा प्राइमेट्स में होता है। स्टार्ट कब होगा? स्टार्ट कब होगा बेटा? स्टार्ट होता है यौवनारंभ में। स्टार्ट होता है यौवनारंभ में। अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो यौवनारंभ में लगभग 11 से 13 साल में, जब महिलाएं या बालिकाएं जब 11 से 13 साल की हो जाती हैं तो यौवनारंभ होता है, और यह यौवनारंभ की अवस्था को हम कहते हैं बेटा मेनार्क। इंग्लिश में हम स्टेज को कहते हैं मेनार्क, और इसे अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको अपन कहते हैं जनाब रजोदर्शन, ठीक है, रजोदर्शन। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत पवित्र प्रक्रिया है रजोदर्शन। इस रजोदर्शन के होने के बाद माना जाता है कि फीमेल अब एडल्ट्री की तरफ में कन्वर्ट हो रही हैं, और ये आगे जाकर प्रेगनेंसी करने के लिए या संपूर्ण महिला बनने के लिए, बालिका से महिला बनने की तरफ में वो आगे बढ़ चुकी होती हैं। यह खत्म कब होता है बेटा? यह खत्म कब होता है? यह खत्म होता है लगभग 45 से 50 साल की उम्र में। 50 साल की उम्र में यह खत्म होता है, और 45 से जब 50 साल की उम्र में खत्म होता है तो इसे हम कहते हैं रजो निवृत्ति। और यह भी अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट होता है जब ये महिलाएं प्रेगनेंसी करने के योग्य नहीं रह जाती हैं, और इसके बाद फीमेल्स में प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं यहां पर से, नीट में, बोर्ड में हर जगह क्वेश्चन आता है कि यह मादा प्राइमेट्स में होगा, बंदर, कपी, मनुष्य, प्राइमेट के अंदर ये लोग आते हैं। यौवनारंभ, मेनार्क, रजोदर्शन जब होता है तो पहली प्रक्रिया है, और जब खत्म होता है रजो निवृत्ति, इज ऑल्सो कॉल्ड मेनापोज, ठीक है। सो इसे मेनापोज कहा जाता है, और ये वो प्रक्रिया है जब ये स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। अब इस पे रुक गया, ठीक है। 45 से 50 उम्र भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि किस उम्र में रुकता है और किस उम्र में स्टार्ट होता है। बहुत सही। यह लगभग 28 से 29 दिन की साइकिल है बेटा। 28 से 29, 29 डे का चक्र है,
यह चक्र है। ऐसी पॉइंट बना बना कर लिखना है बेटा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऐसे लिखते चलना। 28 से 29 दिन का चक्र है और ये 28 से 29 दिन के चक्र में क्या क्या होता है। एक बार ब्लीडिंग हुई, दोबारा ब्लीडिंग होगी और इस ब्लीडिंग से ब्लीडिंग के बीच में बहुत बड़ा चेंज आता है। इसीलिए कहते हैं दुनिया में बेटा हर चीज होना आसान है, दुनिया में फीमेल होना, दुनिया में एक बालिका होना बहुत कठिन बात है। आप दुनिया के हजारों द्वंद्व से लड़ते हैं नर होकर, लेकिन एक महिला हर महीने अपने अंदर ही एक द्वंद्व से लड़ रही होती है। इसलिए फीमेल की बराबर की पावर होना कंपैरिजन ही नहीं है इस बात का, ठीक है, कि जो ताकत फीमेल के अंदर होती है, भले कोई उन्हें कमजोर समझता हो तो यह उनकी बेवकूफी है। फीमेल में ऐसे ऐसे द्वंद्व झेल रखे होते हैं, एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर महीने का होने वाला असहनीय दर्द, इसके अलावा प्रसव के दौरान एक बच्चे का अपनी योनि के नाल के द्वारा, मतलब जो बर्थ नाल होती है, जन्म की जो नली है, उस नाल से बच्चे को बाहर निकलना, ये ऐसे दर्द हैं जिसका कोई कंपेयर ही नहीं है। इन दर्द को सिर्फ और सिर्फ एक मादा फीमेल ही झेल सकती है और उसे सहती है, और फिर भी दुनिया में कंधे से कंधा लड़ाकर रखती। कई बार कहते हैं ना, नर और मेल फीमेल का जो कंपैरिजन करते हैं लोग, उनको ये बताना और सीखना बहुत जरूरी है बेटा कि मेल होना ये अपने आप में हो सकता है अच्छी बात हो, पर फीमेल होना अपने आप में गर्व की बात है। ये गर्व की बात है कि एक फीमेल जो है इतने बड़े बड़े दर्द को सारा सहती है। तो इन दर्द के बारे में जानते हैं आखिर होता क्या है बेटा। अगर बॉडी में हर महीने किसी मेल के अगर शरीर से, जस्ट इमेजिनेशन करो कि हर महीने फीमेल की बॉडी से अगर कोई ना कोई अंग से रक्त का स्त्राव होता हो, रक्त का स्त्राव, हर महीने रक्त का स्त्राव हो, लगभग 100 ml के आसपास हर महीने ब्लड निकले मान लो, या उससे ज्यादा भी, तो क्या असहनीय कष्ट होगा ये अपने आप में, ये अपने आप में क्या असहनीय कष्ट होगा, ठीक है, कि हर महीने। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई काट के ब्लड निकल रहा है, एक प्रक्रिया है जिससे एक रक्त निकलता है, और ये अपने आप में फीमेल के द्वारा दी गई सबसे बड़ी ताकत है कि फीमेल ही इसे झेल सकती है। अगर मैं इसे पॉइंट से बताऊं कि इसमें होता क्या है, तो आर्तव चक्र में मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाएं होती हैं, 4 प्रक्रियाएं होती हैं। आर्तव चक्र के फेज, चक्र जो है इसकी अवस्था, होता क्या क्या है, 4 अवस्थाओं में होता क्या क्या है। तो मान लेते हैं कि शुरुआत ही ब्लीडिंग से हो रही है। पहली अवस्था जो है इसे अपन कहते हैं ब्लीडिंग फेज। पहला फेज कौन सा है बेटा, ब्लीडिंग फेज। थोड़ा सा थ्योरी लिख लो, डायग्राम फिर समझ में आएगा। ब्लीडिंग फेज, इसे अपन कहते हैं रक्त स्त्राव की प्रावस्था। रक्त स्त्राव की प्रावस्था, यह प्रावस्था है रक्त की स्त्राव की प्रावस्था। आपको पता है कितने दिन चलता है? रक्त स्त्राव की प्रावस्था चलती है बेटा 0 to 5 डेज, 0 से 5 दिन तक। ये आगे पीछे भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल है, कभी 10-10 दिन भी जा सकता है और कभी कभी होता भी नहीं है। तो ब्लीडिंग फेज अनियमित है, लेकिन फिर भी ऑन एवरेज माना जाए तो 0 से 5 डेज की तरह का अपन मान सकते हैं। दूसरी अवस्था होती है बेटा जिसे कहते हैं प्रचुरोध भवन अवस्था। प्रचुरोध भवन अवस्था, प्रचुरोध भवन अवस्था को हम प्रचुरोध भवन अवस्था कहें, या तो पुटकीय अवस्था भी कह सकते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज भी कह सकते हैं, पुटकीय प्रावस्था भी कह सकते हैं, या इसे नॉर्मल भाषा में कहेंगे फॉलिकुलर फेज। सामान्य भाषा में हम इसे कहते हैं फॉलिकुलर फेज। आपको पता है कितने दिन चलती है? ये बचा हुआ 6वें दिन से लेकर 14वें दिन तक, ठीक है, या 13 दिन तक मान लेते हैं। 13 दिन तक ये चलने वाली प्रक्रिया है, 6 से 13 दिन, 6 to 30 दिन। अगले 6 से 13 दिन कुछ नया बदलाव आएगा, और यह बदलाव आता है बेटा कि यहां पर पॉइंट आता है, ठीक है, तो यह पॉइंट यहां पर बनता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगली कहानी चलते हैं, तीसरे नंबर की प्रक्रिया पे पहुंचते हैं बेटा। और तीसरे नंबर की प्रक्रिया होती है जिसे अपन कहते हैं कि यह अंडोत्सर्ग प्रावस्था है। इस समय पे अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग प्रावस्था, फीमेल्स में एक विशेष प्रकार का अंड, एक विशेष प्रकार का ओवा बनता है, इज कॉल्ड ओव्यूल्यूशनरी फेज। ओव्यूल्यूशनरी फेज, ये फेज है ओव्यूल्यूशन फेज, ठीक है। और ये फेज चलता है बेटा केवल 2 दिन, 14 से 16 दिन की अवस्था तक। 14 to 16th डे जो होगा, 14 से 16 दिन होगा, उस समय पे ओव्यूल्यूशन होने के चांसेस रहते हैं। चौथा स्टेज जिसे अपन कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा स्त्रावी प्रावस्था। इसे हम कहते हैं स्त्रावी प्रावस्था। स्त्रावी प्रावस्था को हिंदी में पीत अवस्था भी कहते हैं, पीत पिंडक अवस्था,
ठीक है, पीत पिंडक अवस्था भी कहते हैं। और अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूं तो इज ऑल्सो कॉल्ड सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज, या फिर आप इसे कह सकते हैं ल्यूटियल फेज। मैक्सिमम बच्चे ना यहां पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये स्त्रावी प्रावस्था और रक्त स्त्रावी प्रावस्था, इन दोनों में फर्क है। बच्चों से अगर पूछो कि स्त्रावी प्रावस्था क्या है, ठीक है, स्त्रावी प्रावस्था क्या है, तो आप जो है ब्लीडिंग फेज को मत लिखना। ब्लीडिंग फेज को रक्त स्त्रावी प्रावस्था ही कहेंगे और स्त्रावी प्रावस्था को पीत पिंडक अवस्था या ल्यूटियल फेज ही कहते हैं। इसके दो नाम नहीं है। इसके आगे अगर चलें तो अब 17 से लेकर 28 से 29 डे तक सबसे बड़ा दिन, जो सबसे बड़ी अवस्था होती है वो पीत पिंडक अवस्था ही होती है। हर अवस्था के ये दिन तुम्हारे सामने लिखे हैं कि इस 28 दिन में क्या क्या होता है। हर मेल हर फीमेल को यह जानना बहुत जरूरी है कि ये 28-29 दिन में ये सारे बदलाव देखे जाते हैं, ये सारे फेजेस देखे जाते हैं, जिनमें से पहला फेज है ब्रीडिंग फेज। मेरे साथ कहिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि चीजें कवर कितनी हो रही है इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं 12th का सिलेबस अगर सही सही कहूं तो 1.5 महीने में भी कवर करवा सकता हूं, पर बच्चों को एक एक लाइन लिखा कर समझा कर याद कराने की जो ठानी है मैंने इस बार, इसीलिए रिवीजन करवा रहा हूं। यह चीज मैंने पहले पढ़ा दी है ना, लेकिन अब की बारी ऐसे लिखवा रहा हूं कि बच्चे अगर बोर्ड में लिख ले तो पूरे के पूरे नंबर मिले। तो आपको ऐसा लिखना है कि ब्लीडिंग फेज रक्त स्त्रावी प्रावस्था, हिंदी इंग्लिश मिलाकर लिखना, 0 to 5 डेज। पहले ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग के बाद प्रचरोद भवन होगा, पुटकी अवस्था आएगी, उसमें क्या होगा समझेंगे। फिर अंडोत्सर्ग होगा और फिर होता है स्त्रावी प्रावस्था, पीत पिंडक अवस्था। 17 से 28 दिन तक ये चक्र चलता रहता है। इसी चक्र को बार बार महिला अपने 11 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक झेलती है। 11 साल की उम्र से लेकर 50 साल तक की उम्र तक फीमेल इस बात को झेलती है। मैं बार बार ये फीमेल को सपोर्ट करने वाली बात क्यों कह रहा हूं? मैं सपोर्ट क्या करूंगा फीमेल को, मेरी इतनी औकात नहीं है कि फीमेल अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनकी तरफ की बात इसलिए कहता हूं ना, क्योंकि बेटा इस दुनिया में बड़ी भ्रांतियां हैं। जिस उम्र में तुम हो, इस उम्र में तुम्हें, तुम्हारे दोस्त, ये सब लोग ना बड़ी अलग अलग टाइप की बातें करते हैं, और ऐसे समय पे इन प्रावस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि आज भी मैं देखता हूं बहुत सारी जगह पे फीमेल्स के सैनिटरी पैड्स को लेकर मतलब अलग सा एकदम हौहा है। आज भी सेक्सुअल एजुकेशन लोगों तक सही माध्यम से नहीं पहुंची है। आप में से मैक्सिमम लोग पढ़ रहे होंगे, आपके स्कूलों में ये सब पढ़ाया जाता होगा, लेकिन इसका पढ़ाने का ये उद्देश्य नहीं है इस चैप्टर में डालने का कि आप सिर्फ बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर आ जाओ। इस चैप्टर को पढ़ाने के पीछे उद्देश्य ये भी है कि आप भविष्य के एक वयस्क नागरिक हो। आने वाले समय में आप भविष्य के हमारे निर्माता बनोगे, और आप स्कूल जिस फेज में पहुंचोगे वहां पर विवाह, फिर बच्चे वगैरह वगैरह सब होंगे जो भविष्य का निर्माण करेंगे। ऐसे में बच्चों को सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बात करना अपने आप में खुसुर फुसुर करना होता है। हम इस विषय पे अपने माता पिता से बात नहीं कर सकते, हमारे माता पिता इस विषय में हमें ज्ञान नहीं देंगे। हमारा बड़ा भाई हमारे इस विषय पे बात करने में घबराएगा, या हम अपने बड़े भाई से पूछने में घबराएंगे, तो पूछेंगे किससे? अपने एक गवार दोस्त है। वो दोस्त हमें हमेशा उल्टे सीधे जानकारी देगा। इसलिए मुझे बताना बहुत जरूरी है कि हर बच्चे तक सही जानकारी जाए, क्योंकि भविष्य का निर्माण आप पे टिका हुआ है। इसलिए सीखते रहिएगा, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और मैंने एक चीज देखी है कि जब किसी चीज के बारे में हम जानकर आदी बन जाते हैं ना, सीख कर पढ़ लेते हैं ना, ज्ञान आ जाता है ना, तो फिर उसके बारे में उतना खुसर फुसर नहीं करते। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, खुसर फुसर नहीं करते। एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को, जस्ट लाइक कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाएं तो वहां पर लोगों के पहनावे पर, लोगों के हाव भाव पर, लोगों के कुछ भी एक्ट पर बातचीत करने वाले बहुत कम लोग हैं। पर इंडिया में महिलाओं के पहनावे पर, महिलाएं ये पहनेंगी, जींस नहीं पहनेंगी, टी शर्ट नहीं पहनेंगी, ऐसा नहीं पहनेंगी, वैसा नहीं पहनेंगी, कहने वाले बहुत हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता संकीर्ण है। जबकि अगर हम ईस्ट वाला, जो पूर्व वाला हिस्सा है, जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज है, जो वहां पे डेवलप लोग हैं, जहां पर महिलाएं अपनी मर्जी से कुछ भी पहनती, छोटा बड़ा जैसा भी उनको कपड़े पहनने का हक है वो पहनती है, तो वहां के लोग उतनी हे दृष्टि से और उतनी एकदम कौतूहल वाले विषय से लोग नहीं देखते।
जबकि हमारे देश में अगर कहीं ऐसा कुछ किसी को दिख जाए कि कोई फीमेल अगर थोड़े से कम कपड़े पहन रखी है या फिर जस्ट लाइक जो भी माना जा सकता है, तो वहां पर बड़ी कौतूहल की नजर से देखते हैं। कहेगी क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों ने कभी वो चीज जानी नहीं है, सीखी नहीं है, उसके बारे में उस कल्चर से अवगत ही नहीं है। इसलिए हर बच्चे तक सही जानकारी जब पहुंचती है ना, तभी गलत जानकारी हटती है। जब तक आप किसी को सही जानकारी नहीं देंगे तब तक लोगों के अंदर गलत जानकारी बैठती ही चली जाएगी। इसलिए गलत जानकारी को हटाने का एकमात्र ही तरीका है सही जानकारी। ये पढ़ते पढ़ते आपको ये बीच का पॉइंट बताना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका नजर बदलेगी, नजरिया बदलेगा, और नजरिया बदलेगा तो देश बदलेगा, सोच बदलेगी और हर एक चीज बदल जाती है। हम लोगों से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि लोग हमें समझें, पर हम असल में समाज को नहीं समझ रहे होते हैं। हम नहीं समझ रहे होते हैं कि लोगों की अपनी भी फीलिंग है, लोगों के अपने बॉडी स्ट्रक्चर है, और उस बॉडी स्ट्रक्चर में ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है जो बाकी के 4 बिलियन फीमेल में नहीं है। इस दुनिया में 4 बिलियन फीमेल हैं और 4 बिलियन फीमेल में 4 अरब महिलाएं हैं, और हर महिला के शरीर के अंगों का स्ट्रक्चर वैसा ही है, सबके पास वही है, तो कुछ अलग नहीं है। इसलिए अपनी नजर और नजरिया दोनों बदलने की बहुत जरूरत है। इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानना हर बच्चे का परम अधिकार है, चाहे वो मेल हो, वो चाहे वो फीमेल हो। इसको जानेगा तो समझेगा। बहुत बढ़िया। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो बदलाव है वो आता कैसे है? ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का बदलाव है वो आता कैसे है? कौन लाता है? कौन करवाता है? कब ब्लीडिंग होगी? कब अंडोत्सर्ग होगा? कौन डिसाइड करेगा? तो इसके पीछे 4 लोग जिम्मेदार हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 4-5 लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर मैं बात कहूं कि आर्तव चक्र जो है वो अकेला नहीं होता। आर्तव चक्र जो है परिवर्तन है 4 चीजों का। सबसे पहला परिवर्तन होता है बेटा पीयूष ग्रंथि का। पीयूष ग्रंथि सबसे पहला बदलाव लाता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मुक्त करेगा एक हार्मोन, मुक्त करता है। कौन सा हार्मोन बेटा? FSH, फुल फॉर्म बोलिए, और LH। ठीक है, यह जाकर एक्ट करता है, इसका असर पड़ता है कहां पर? अंडाशय पर। यहां पर जो है दूसरा बात आता है अंडाशय पर। तो अंडाशय पर असर पड़ेगा तो पुटिका पुटिक जो होते हैं ये रिलीज करेंगे हार्मोन्स, और यह असर करेगा एक्ट ऑन, ये जाकर असर कहां पर करेगा बेटा? ये जाकर असर करेगा अंडाशय से। और जैसे ही ये जाकर अंडाशय पर एक्ट करेगा, पर असर करेगा, पर कार्य करेगा, तो इसकी वजह से एक नया हार्मोन रिलीज होगा और यहां से हार्मोन मुक्त होंगे। और हार्मोन जो मुक्त होगा वो 2 हार्मोन होगा। कौन कौन सा बेटा? एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम होता है प्रोजेस्ट्रॉन। तो जिस भी विद्यार्थी ने FSH और LH और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की कहानी को समझ लिया, जिसने यह समझ लिया कि पीयूष ग्रंथि जो है वो एक विशेष समय पर मुक्त करती है FSH और LH, इसका असर पड़ता है अंडाशय पर, और अंडाशय मुक्त करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, और इसका असर पड़ता है, ये एक्ट करेगा कहां पर बेटा? तो ये एक्ट करता है तीसरे नंबर की प्रक्रिया गर्भाशय पर। गर्भाशय में परिवर्तन होगा और गर्भाशय का परिवर्तन ही आर्तव चक्र है, परिवर्तन होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो असल में कहा जाए तो आर्तव चक्र कोई एक चीज का परिवर्तन नहीं है। आपसे पूछा जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो किस चीज का परिवर्तन है, तो आप ये बताना मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले पीयूष ग्रंथि का परिवर्तन है, दूसरी बात अंडाशय का परिवर्तन है, और तीसरी बात गर्भाशय का परिवर्तन है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पीयूष ग्रंथि का असर पड़ता है अंडाशय पर, अंडाशय का असर पड़ता है गर्भाशय पर, और ये सब लोग मिलकर आपको कहानियां बनाते हैं, एक नया टॉपिक इसमें बनता है। चलिए, तो सारे बच्चे तैयार हो जाइए, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, और मेरे साथ एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम में समझते हैं कि असल में पूरे महीने बदलाव किस चीज का होता है। रेडी गाइस? वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हम अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और एक जबरदस्त डायग्राम आज मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद आज का कॉन्सेप्ट आज हम खत्म कर देंगे थोड़ी सी। ठीक है, रेडी? तैयार हैं? चलिए जनाब, तो बिना लेट किए हुए एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम में हम समझते हैं कि कौन कौन से फेज हैं और उस फेज की क्या क्या महत्वता है। ये डायग्राम हमने बना लिया, एक ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ में
सबसे ऊपर में हम लोग लिख देते हैं बेटा पीयूष हार्मोन, पीयूष हार्मोन, ठीक है। ये पीयूष हार्मोन रिलीज होगा, इसका असर पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा अंडाशय पर, अंडाशय से मुक्त होंगे अंडाशयी हार्मोन, अंडाशय से मुक्त होंगे अंडाशयी हार्मोन, और अंडाशयी हार्मोन से मुक्त होगा तो इसका असर पड़ेगा गर्भाशय में। इन चार चीजों का ग्राफ हम यहां पर दिखाएंगे और एक एक करके आप समझिएगा कि इन चारों चीजों पे होना क्या है। सबसे पहली बात अगर मैं कहूं तो 0 से 5 दिन की अवस्था तक को अपन कहते हैं रक्त स्त्रावी प्रावस्था। यह प्रावस्था है जो मेरे बच्चे, उसका नाम है रक्त स्त्रावी प्रावस्था। कॉपी निकाल लीजिए, मैं बिल्कुल लेट किए हुए बिना आपको यह चीज पढ़ाता हूं। 0 से 14th 5 to 14th डे को अपन कहते हैं बेटा पुटकीय प्रावस्था। नाम मैं पहले पढ़ा चुका हूं तो आप लोग बस यहां पर लिखते चलना, पुटकीय प्रावस्था। 14 टू अगर मैं 16th डे देखूंगा तो इस समय होती है बेटा अंडोत्सर्ग की प्रावस्था, अंडोत्सर्ग होगा। और 16 से लेकर 28-29 दिन का जो समय होगा उस समय को हम कहते हैं बेटा स्त्रावी प्रावस्था या पिंडक अवस्था, पीत अवस्था, या डायरेक्टली अपन स्त्रावी प्रावस्था ही कह देते हैं, स्त्रावी प्रावस्था। बना लिया डायग्राम आपने? इतना डन, इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहां तक पॉइंट आपके बनता है रक्त स्त्रावी प्रावस्था, पुटकी प्रावस्था, अंडोसर्ग प्रावस्था और स्त्रावी प्रावस्था। 4 प्रावस्थाएं हैं और इन चारों प्रावस्थाओं में हम धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे। लाइन खींच दो, ऐसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, आगे पीछे बना देते हैं। एक भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी गड़बड़ हुआ एक भी नंबर नहीं मिलेगा, पूरे नंबर चाहिए, गड़बड़ मत करना, ठीक है। चलो आ जाओ पॉइंट पे। अब ये डायग्राम खींच दिया हमने, डन। 2 मिनट बातें मत करो, लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ में। सबसे पहला पीयूष हार्मोन, एक हार्मोन आता है मेरे बच्चे जिसका नाम है FSH। जिस बच्चे को फुल फॉर्म नहीं पता है वो जान ले, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH जो धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ रही है। ये FSH बढ़ रहा है और इसके साथ साथ एक और हार्मोन बढ़ रहा है जिसका नाम है LH। ये LH भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहा है। 2 हार्मोन आपकी दृष्टि पे हैं और सामने दिख रहे हैं, आधा ही बनाना, ज्यादा आगे मत लेकर जाना। सिर्फ 2 ही फेज तक जाओ कि FSH पहले ज्यादा था, LH कम था। धीरे धीरे दोनों ही बढ़े, लेकिन LH कुछ ज्यादा बढ़ गया और FSH थोड़ा कम बढ़ा है, लेकिन बढ़ा दोनों है, लेकिन बढ़ा दोनों है। बढ़िया। असर क्या हुआ इसका? इसका असर यह हुआ कि FSH के अंदर एक कोशिका थी। कोशिका का नाम मैंने बताया होगा आपको पहले भी बेटा, इसका नाम था प्राथमिक पुटिका। प्राथमिक पुटिका पहला नाम था। प्राथमिक पुटिका को जैसे ही ये हार्मोन मिला, ये कन्वर्ट हो गई बेटा द्वितीयक पुटिका में। अब इसके डायग्राम नहीं बनाऊंगा, पहले बता चुका हूं कि द्वितीयक पुटिका में क्या क्या होता है। द्वितीयक पुटिका के तुरंत बाद और कन्वर्ट हुआ और ये कन्वर्ट हो गए तृतीयक पुटिका में, ये कन्वर्ट हो गए तृतीयक पुटिका में, और तृतीयक पुटिका के जस्ट बाद और कन्वर्ट हुआ। और ये सिर्फ ऐसे गोल 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 डायग्राम बना लेना, इसको डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है। और आप बस इतना कह देना कि यहां पर बन गई बेटा एक नई पुटिका, और उस नई पुटिका का नाम है क्या? ग्राफी पुटिका। सबका नाम बताते हैं। इसका नाम बताओ क्या है? ग्राफी पुटिका। इसका नाम क्या है? तृतीयक। इसका नाम क्या है? द्वितीयक। सबका नाम लिख दिया। तो ये जो FSH है इसने ग्राफी पुटिका पर, प्राथमिक पुटिका पर असर किया, ठीक है। जो FSH है उसने प्राथमिक पुटिका पर रिसर्च किया और प्राथमिक पुटिका बन गई द्वितीयक पुटिका। प्राथमिक से ये कन्वर्ट हो गया द्वितीयक पुटिका में, द्वितीयक से तृतीयक में, और तृतीयक से ग्राफी पुटिका में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा? ग्राफी पुटिका आगे जाएगी और ग्राफी पुटिका से एक हार्मोन मुक्त होगा, और उस हार्मोन का नाम होगा, उस हार्मोन का नाम यहां पर होना चाहिए, और उस हार्मोन का नाम होगा बेटा एस्ट्रोजन, जो धीरे 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 बढ़ता जाएगा। और इस हार्मोन का नाम पड़ गया बेटा एस्ट्रोजन। किसने मुक्त किया है? पुटिका ने एस्ट्रोजन मुक्त किया है। बढ़िया।
अब एस्ट्रोजन का काम यह होगा कि स्त्रावी प्रावस्था में टूट चुकी हुई मेंस्ट्रुअल साइकिल की ये जो गर्भाशय की अंतः परत है इसे बनाना शुरू कर देना। यह है आपका एंडोमेट्रियम, गर्भाशय का अंतः स्तर एंडोमेट्रियम। और ये एंडोमेट्रियम यह एंडोमेट्रियम जो टूट चुका था वो धीरे 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 बनता हुआ इस फेज में पहुंच गया। बढ़िया। तो एक बार फिर से समझते हैं कि पीयूष हार्मोन ने एफएसएच मुक्त किया, एफएसएच ने असर किया प्राथमिक पुटिका पर, प्राथमिक ने उसे द्वितीयक, तृतीयक और ग्राफी पुटिका में कन्वर्ट कर दिया। इस पुटिका ने मुक्त किया, हार्मोन ने मुक्त किया एक हार्मोन, नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ने एक्ट किया एंडोमेट्रियम को बनाने में। अपनी कहानी में इस बात को लिख लो, एंडोमेट्रियम को बना दिया। आप थ्योरी में ऐसा लिखते चलना, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, अब हमारे पास एफएसएच अपने अधिकतम वाली अवस्था पे होगा, एलएच भी अपनी अधिकतम वाली अवस्था पे होगा। इसको अपन कहते हैं एलएच का सर्ज, सर्ज यानी सबसे ऊंची अवस्था पे है। एलएच अपनी सबसे तेजी वाली अवस्था पे जाने के बाद ग्राफी पुटिका को तोड़ देता है। और आपको एक जानकारी होगी कि ग्राफी पुटिका से जो निकलता है उसका नाम होता है क्या बच्चे, इसका नाम होता है द्वितीयक अंडक। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ही मैंने आपको इन सब का नाम, कहानी, इनके आवरण सब पढ़ा दिए थे। द्वितीयक अंडक बना। द्वितीयक अंडक जब बनता है तो इससे बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर आगे जाकर पीली पीली संरचना, क्या नाम है इसका बेटा, क्या बोला था, अंडोत्सर्ग के बाद क्या बनता है, इस संरचना का नाम है पीत पिंडक। पीत पिंडक बन गया है, अंडोत्सर्ग हो गया है, एलएच की वैल्यू ऊपर है, एफएसएच थोड़ा सा नीचे है, पीत पिंडक बना हुआ है, द्वितीयक अंडक है और एस्ट्रोजन का लेवल जो हाई पे जाने के बाद थोड़ा कम हो गया है। पीत पिंडक ने एक हार्मोन मुक्त किया, नाम था प्रोजेस्टेरॉन। पीत पिंडक ने अब की बार एक हार्मोन रिलीज किया, नाम रखा प्रोजेस्टेरॉन। और जब वो पीत पिंडक था तभी उस लेवल को मैक्सिमम पे पहुंचा दो, उसी समय एस्ट्रोजन को भी ऊपर पे पहुंचा दो और उसी समय पे एंडोमेट्रियम भी पीक पर है। मामले की गंभीरता को समझो, मामले की गंभीरता की समझो कि ध्यान देना, एलएच जो है भैया वो ज्यादा है, सॉरी एलएच जो है वो ज्यादा है, एलएच जो है वो ज्यादा है, एफएसएच थोड़ा सा कम है। यहां पर और कौन है, द्वितीयक अंडक पहला और दूसरा है पीत पिंडक। पीत पिंडक ने जो मुक्त किया है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। सब कुछ सही है, एंडोमेट्रियम बढ़िया से बना हुआ है और इंतजार है स्पर्म का, और इंतजार कर रहा है स्पर्म का। इतनी बात कितने प्रतिशत बच्चों को समझ में आई, और अगर नहीं समझ में आई फिर से एक बार रिपीट किया जाएगा। आप मुझे बताओ सीक्वेंस वाइज मैकेनिज्म, एक का दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे, तीसरे का चौथे पे, चौथे का पांचवे पे, ये जो असर है कितने प्रतिशत बच्चों को समझ में आई। हर कहानी को अलग पढ़ना है बेटा कि ब्लीडिंग अवस्था में ये हो रहा है, पुटकी अवस्था में ये हो रहा है, अंडोत्सर्ग अवस्था में ये हो रहा है, स्त्रावी प्रावस्था में ये हो रहा है, किस समय कौन सा हार्मोन ज्यादा है, किस समय कौन सा हार्मोन कम है, किस समय ये चीज बन रही है, किस समय ये चीज टूट रही है, इसके ऊपर अनगिनत सवाल आते हैं। इस बात पे अनगिनत सवाल आते हैं। अगर समझ गए तो स्पर्म का इंतजार हो रहा है, स्पर्म का इंतजार हो रहा है कि स्पर्म आएगा आएगा आएगा, गर्भ में, गर्भाशय में गर्भ बनेगा, बच्चा बनेगा और सब चीज का वेट हो रहा है। अच्छा इंतजार चल रहा था, बढ़िया सा इंतजार चल रहा था, लेकिन अगर स्पर्म आ गया तो सारी कहानी यहीं पर रुक जाएगी,
अगले 9, 10, 11 महीने तक। इसलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी का ब्लीडिंग जिस दिन हुआ था उसके 14 से 16 दिन तक, जब तक द्वितीयक अंडाणु वहां पर है तब तक वो स्पर्म का इंतजार करता है। और अगर उस समय स्पर्म वहां पर पहुंच गया, अगर उस समय स्पर्म वहां पर पहुंच गया तो निषेचन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, बच्चा बन जाएगा और बच्चा वृद्धि करने लग जाएगा। पर अगर ये रुक गया, ये यहीं पे प्रेगनेंसी हो गई, आपसे पूछा है प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, आप बताना LH ज्यादा, FSH कम, द्वितीयक अंडाणु होता है, पीत पिंडक होता है, पीत पिंडक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन की भी वैल्यू ज्यादा है, एंडोमेट्रियम बराबर सब बढ़िया बना हुआ है। बनाइए 9, 10, 11 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद, अंडोत्सर्ग होता है 14 से 16 समय तक, और इस समय तक सारी चीजें रुक जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो स्पर्म नहीं आया तो, मान लो स्पर्म नहीं आया तो, स्पर्म अगर नहीं आया तो सबसे पहले क्या होगा, LH टूट के गिर जाएगा। LH कम हुआ, FSH फिर से ज्यादा हो गया। सबसे पहले कौन कम हुआ, LH। LH के कम होने का असर पीत पिंडक पर पड़ता है, और पीत पिंडक जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बन जाता है बच्चे अब की बार कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस एल्बिकन्स बना, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, एस्ट्रोजन भी कम हो गया, और ये जो एंडोमेट्रियम है अब किसके भरोसे पे रहेगा, टूट टूट के गिरना शुरू कर दिया। एंडोमेट्रियम के इस दुख को एंडोमेट्रियम इंतजार कर रहा था कि स्पर्म आएगा, ओवा मिलेगा, निषेचन होगा और इस बारी इस गर्भ पे बच्चा बनेगा। इस बारी इस गर्भ पे बच्चा बनेगा, प्रेगनेंसी होगी, घर में किलकारी गूंजेगी, गुड़ के लड्डू खाने मिलेंगे और ना जाने क्या क्या इसने सपने सजा लिए थे। पर अगर यह सपना टूटा तो एंडोमेट्रियम बहुत दुखी होता है, और ये एंडोमेट्रियम जो दुखी होता है इसलिए दुखी होता है कि LH कम हो गया, FSH ज्यादा हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम टूट गया, द्वितीयक अंडक मर गया। और द्वितीयक अंडक के मरने का दुख इतना ज्यादा एंडोमेट्रियम को होता है कि टूट टूट के हर एक चीज श्लेष्मा के साथ बाहर निकलती है, और उस श्लेष्मा के टूटने की प्रक्रिया ही हमने शुरुआत में पढ़ाई थी, जिसका नाम है रक्त स्त्रावी प्रावस्था। तो आप चाहे रक्त स्त्रावी प्रावस्था को पहला मानो या रक्त स्त्रावी प्रावस्था को आखिरी मानो, मानो कुछ भी, लेकिन रक्त स्त्रावी प्रावस्था एंडोमेट्रियम के टूटने की प्रक्रिया है। एंडोमेट्रियम के टूटने की प्रक्रिया है। जो एंडोमेट्रियम बिखर के टूट जाता है उसी स्थिति को हम कहते हैं कि यार इसे रोना है, गर्भाशय का रोना कहते हैं। और गर्भाशय जब रोता है ना भैया, खून निकलता है, ये खून निकलता है, और इस खून निकलने की प्रक्रिया को ही हम ब्लीडिंग कहते हैं। फीमेल हर महीने इस स्थिति को झेल रही होती है। तो आपसे अब यहां पर मैं 2 सवाल पूछूंगा, और सारे बच्चे अगर तैयार हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आज का डन हो गया। 2 चीजें पूछूंगा, सारे बच्चे मुझे फटाफट जवाब दे दो। अगर ये बात समझ में आई है तो तुम सारे जवाब दे सकते हो और बता दोगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहां से मुक्त होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग के दौरान कौन सा हार्मोन अपनी सर्वाधिक पीक पर होता है। 2 प्रश्न है, आप मुझे बता दो और आज की ये कहानी खत्म हो गई। फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताओ कि प्रोजेस्टेरॉन कौन से कोशिका से कहां से मुक्त होता है, पहला प्रश्न है। आप मुझे अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होंगे, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी लाइव, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर दे देना कि यार प्रोजेस्टेरॉन कहां से मुक्त होता है। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब अंडोत्सर्ग हो रहा होता है तो उस समय कौन सा हार्मोन सबसे तेज होता है, सबसे ज्यादा तेज कौन होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम बच्चों का ये जवाब, दोनों आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 करके आप इसे टिक कर देना, ठीक है। तो ये 2 चीजें आप लोगों से बता देना।